हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। आ जाइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है। हम डेली महाभारत की क्लासेस एक एक सब्जेक्ट की कर रहे हैं और आपका ये आज सोशल साइंस है। सामाजिक अध्ययन का पेपर 50 नंबर का आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्हीं चीज़ों का मैं शॉर्ट टर्म में रिवीजन दूंगी जो इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो है बहुत बड़ा और पूरा आएगा नहीं, आपको भी पता है। जो चीज़ें उसमें से चुन चुन कर आएंगी इंपॉर्टेंट है, मैंने वही एक कलेक्ट में किया हुआ है कलेक्शन में, और उन्हीं का आपको करवाऊंगा जैसा सारे सब्जेक्ट का करवाएं, क्योंकि आपने खुद भी देखा है कि पूरे जितने सिलेबस दिए हैं सबसे प्रश्न नहीं आते हैं। तो जो चीज़ें नहीं आएंगी उनको हम लास्ट टाइम में नहीं देखेंगे, उन टॉपिक का क्वेश्चंस देख लेंगे कि अगर आ जाता है, क्योंकि हो सकता है कि चेंजेस के साथ कुछ पेपर बने, तो उनका क्वेश्चंस के फॉर्म में देख लेंगे। अभी यहाँ पर जब थ्योरी के फॉर्म में हम देख रहे हैं तो हम इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत बार रिपीट हुआ है, उम्मीद है कि लग रहा है कि हाँ आ सकता है, तो उन्हीं को हम पूरा कवर करेंगे। आइए चलते स्टार्ट करते हैं। ये महाभारत लास्ट बार है फ्रेंड्स, एक साथ जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, नहीं देखा, नहीं किया, आप लास्ट बार एक बार सिर्फ आप देखते चलिए। आपको सिर्फ और सिर्फ शुरू से लेके सारे टॉपिक से, सारी हेडिंग से अवगत होना है कि अच्छा ये भी टॉपिक है, ये भी टॉपिक है। अच्छा अगर आएगा तो दो अगर लाइन भी आप मेरी हर एक टॉपिक की दो दो लाइन, एक एक लाइन भी अगर आप सुन लेंगे मेरी, तो वहाँ पर आप अपना आंसर बनाकर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस के साथ हर एक चीज़ को सुनना होगा, समझना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इवनिंग की ये क्लास हो रही है महाभारत सोशल साइंस का एसएसटी का है। मैंने आपको बहुत सारी करवा दी और आपको मैराथन की एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, और एग्जाम ऑल इम्पॉर्टेंट डीएड सेकंड सेमेस्टर की एक और बना दी है। दो प्लेलिस्ट मैंने नई बनाई हुई है, तो जितने भी नए वीडियोस डाले गए थे सारे सब्जेक्ट के मिलाकर, तो वो उसमें है, और महामैराथन की जो क्लास चल रही है उनका अलग से है। तो आप वहाँ पर जाकर हर एक चीज़ को देख सकते हैं, आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, बहुत इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप जुड़े हैं शानी क्लास के साथ। स्वागत करती हूँ आप सभी का, जो भी नए हैं पहली बार आए उनका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, तो वहाँ पर ये पीडीएफ मिलेंगे, अवेलेबल हो जाएगा, और बहुत सारी अपडेट भी मिल जाएगी, एडमिट कार्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी ईजिली। और एक काम और करना है जो आपको सबको साथ में मिलकर करना है, वो है लाइक करना। इसको करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटा सा एक मोरल सपोर्ट है जो आप मुझे देते हैं, जिससे मुझे आगे मोटिवेशन मिलता है। फिर मैं आपके लिए काफ़ी वर्क करने के लिए तैयार रहती हूँ कि नहीं, मुझे कुछ नेक्स्ट अच्छा देना है, करना है, जिससे आपका भला हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ये है सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और बेसिक चीज़ों को हम फटाफट कवर करेंगे, जैसे कि सारे सब्जेक्ट का हमने कवर किया हुआ है। सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। ये है चैप्टर 1। देखिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर है भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। तो प्रथम साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी, ये आपको पता है। यहाँ पर ये तो सिर्फ मैंने आपके जो चैप्टर का नाम है वही ले, क्योंकि आपके चैप्टर का यही नेम है कि भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, ये नाम था, इन्हीं के बारे में लिया। अब मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगी, ध्यान रखना है। अगर बात आती है कि भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना कौन सा साम्राज्य पाया था, तो वो मौर्य नाम पाया था, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बिंदुसार का लिखा हुआ, जी बिंदुसार नहीं था, ध्यान से सुनिएगा, ये तो चैप्टर का नेम है, नहीं तो आप सोचिए कि यहाँ पर हेडिंग कुछ है और लिखा कुछ है। ठीक है, आगे आइए। चलिए बिंदुसार के बारे में देखते हैं कि बिंदुसार का जो कालक्रम रहा है, या इनके बारे में जो जीवन परिचय है उनसे अवगत होते हैं। तो सबसे पहले बिंदुसार का पूरा नाम था सम्राट बिंदुसार। क्या था? सम्राट बिंदुसार। इनका जन्म लगभग 320 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। मृत्यु इनकी लगभग 272 के ईसा पूर्व के टाइम पर हुई थी, और तिथि जो रही है वो लगभग मतलब जितने साल के रहते 52 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके पिता का नाम था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इनकी माता का नाम दुधरा था। क्या था? इनकी माता का नाम दुधरा था, पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। पत्नी का नाम सुभद्रांगी था। आगे चलते हैं इसी के साथ। माता पिता का नाम, इनकी जो संतान थी वो अशोक थी, सम्राट अशोक, इनका नाम बहुत फेमस है, और काफ़ी कुछ अशोक के बारे में प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। बिंदुसार से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, इनके नाम से बन जाते हैं, और उपाधि इनको सम्राट की मिली हुई थी। राज्य सीमा इनकी संपूर्ण भारत में लगभग काफ़ी फैल चुकी थी, काफ़ी विस्तार किया था। शासनकाल जो इनका रहा है वो 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व इनका रहा है, और शासन अवधि जो है लगभग 26 साल तक इन्होंने शासन किया था। राज्याभिषेक इनका जो 298 ईसा पूर्व के टाइम पर इनका राज्याभिषेक हुआ था, इनको गद्दी पर बैठाया गया था। धार्मिक जीवन की जो मान्यता थी, ये जैन को मानते थे। ठीक है, जैन के अनुयायी रहे, जैन धर्म के, और पूर्व अधिकारी जो इनके रहे वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं। उत्तरा यहाँ पर एक सेकेंड, उसके बारे में यहाँ पर उत्तराधिकारी इनके अशोक रहे हैं। राजघराना इनका मौर्य रहा है, मौर्य वंश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें। इनसे जो प्रश्न बनता है वो ये पूछा जाता है कि बिंदुसार को और किन नामों से जानते हैं, तो आपको ये बताना होगा कि इनको हम अमित्रघात के नाम से काफ़ी फेमस है। ये प्रश्न एक बार अतुलगुत्री में पूछा गया था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार का बेटा अशोक था। बहुत ही एक क्रम में हर चीज़ चल रही है, ध्यान रखिएगा।
चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार का बेटा अशोक था। कंफ्यूज मत होइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसी के साथ। अब आइए इनके कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, जो जीवन परिचय रहे इनके। क्या है यहाँ पर, चंद्रगुप्त की मृत्यु, जब चंद्रगुप्त की डेथ हो गई उनके बाद उनका पुत्र जो है बिंदुसार वो सम्राट बना। जाहिर सी बात है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था। यूनानी लेखक के अनुसार, जो यूनान के लेखक थे, उन्होंने बात मतलब इनको अमित्रटेक का नाम दिया था, अमित्रघात और अमित्रटेक, अमित्रकेटे। विद्वानों के अनुसार अमित्रकेटे का संस्कृत रूप अमित्रघात या अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। तो इनके जो अदर नाम है इनसे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ज़रूरी है, ध्यान रखिए। आइए मैं आगे चलती हूँ आपको लेकर, आइए मेरे साथ चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। बिंदुसार का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो 1997 से लेकर 273 ईसा पूर्व रहा है। मौर्य साम्राज्य के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रास, अजातशत्रु, वीरसार भी कहा गया। फ्रेंड्स, अदर नाम जरूर जानते रहिए। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार ने 16 महिलाओं से विवाह किया था। बाप रे बाप, 16 महिलाओं से इन्होंने शादी की थी, जबकि चंद्रगुप्त ने 2 महिलाओं से ही विवाह किया था। बिंदुसार के 101 पुत्र थे, ध्यान से सुन लीजिए, 101 बेटे थे इनके, और इनमें से अशोक, वित्ताशोक और सुसीम का नाम काफ़ी प्रचलित हुआ। हम फिलहाल अशोक के बारे में ही जानें, कि वित्ताशोक और सुसीम के बारे में नहीं है, लेकिन मेनली जो है वो सबसे बड़े प्रबल जो रहे हैं वो अशोक ही रहे हैं। आगे आते हैं, चलते हैं। अब यहाँ पर पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्ष तक, पुराणों के जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तो उसमें ये बात बताई गई है कि इन्होंने 24 साल तक शासन किया था, लेकिन महावंश के अनुसार उन्होंने बोला है कि 27 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया था। आगे चलिए, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं। यहाँ पर क्या है, सम्राट अशोक प्राचीन समय में सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के जो वंश रहे हैं वो तीसरे राजा अशोक मौर्य सम्राट के रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध हुए, पूरे विश्व में बहुत प्रचलित हुए हैं, और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से ये एक थे। मतलब अकेले ही नहीं थे, मतलब ये कह रहा है कि उनमें इनकी गिनती थी। ये सम्राट मौर्य ने 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासनकाल किया था। ये इनका टाइम ड्यूरेशन। मेरे फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ें जो हाईलाइट की है इसको मैंने पैराग्राफ जैसे बना लिया, तो मुझे भी तो पढ़ना पड़ा। आज मैं इसको शायद दूसरे तीसरी टाइम पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जैसे पूरा ब्लू ब्लू लिखा है तो मुझे हाईलाइट देने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है। तो मेरी भी एनर्जी आती है कि मैं उन्हीं चीज़ को हाईलाइट करके देती हूँ कि ये आपको पता है कहाँ बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। आपने इसके ऊपर भी यहाँ पर पढ़ा, आपने अभी मेरे साथ यहाँ पर ऊपर भी पढ़ा है, तो क्या इतना सिमिलरिटी के साथ जल्दी भूलने की चांसेस बहुत रहती। तो उन चीज़ों को जो मैंने हाईलाइट किया उसके पीछे का पर्सपेक्टिव तो समझने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ है, ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, 100% आ जाएगा। और हमेशा डेट में हम गलती कर देते हैं। तो ये 297 से है, 297 है, और इनका ही आसपास 269 है। तो देखिए काफ़ी आसपास है, समझ के चलिए, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेरे साथ महामैथन कर रहे हैं, एक पेज या 3-4 पेज की कोई कॉपी लेके बैठी, जहाँ पर वो चीज़ें लिख लीजिए जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले देकर जानी होगी। जैसे ये वाली डेट है, तो जैसे बगल में कॉपी पेन लेके तुरंत लिख लीजिए। तो ये शायद या भले आपने लिख कर रखा होगा, तो एक बार देख लीजिए। तो ये आपको अपने साथ भी लेके जाएंगे अगर सेंटर पर, तो वहाँ पर भी सही रहेगा कि अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आगे आइए। अब क्या कहा जा रहा है कि जिसने अखंड भारत पर, जिसने पूरे संपूर्ण भारत पर बहुत काफ़ी टाइम तक और कह सकते हैं बहुत ही कड़ाई के साथ भी शासन किया था। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत में हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक इन्होंने राज्य का विस्तार किया और फैलाते चले गए। और इसके साथ ही साथ उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम अफगानिस्तान और ईरान तक भी काफ़ी इनका विस्तार हुआ। ये सब बातें ही सिर्फ सुनिए, इनसे प्रश्न नहीं बनेगा। अशोक सम्राट एक महान राजा होने के साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आपसे उनके धर्म के बारे में प्रश्न बनता है कि किस धर्म का अनुपालन किया, तो बौद्ध धर्म का। अशोक सम्राट की विशेषता, अशोक सम्राट के व्यवहार की विशेषता बताई तो धार्मिक सहिष्णुता उनके अंतर्गत देखी गई थी, मानवता उनके अंदर देखी गई थी, जीवों के प्रति प्रेम उनके अंदर देखा गया था। तो ये सारी उनकी विशेषताओं के रूप में आप वहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं। देखिए, ये है सम्राट अशोक का एक छोटा सा फिगर, फिलहाल नहीं आएगा, आइए देखते हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता था। किस नाम से, मतलब इनको जाना चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, मतलब राजाओं का राजा, महाराजा। यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही हुई है। सिर्फ और सिर्फ ये जो सम्राटों के सम्राट की जो उपाधि थी, जो कहा गया था, ये सिर्फ सम्राट अशोक को ही मिला हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ केवल शब्द जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, चलिए।
कलिंग के युद्ध के बारे में जानते हैं, क्योंकि अशोक सम्राट के अंदर जो एक चेंज देखने को मिला वो कलिंग के युद्ध से, जैसे इनके अंदर से आत्मा ही बदल गई हो। राजा से ये किस रूप में परिवर्तित हो गए, वो काफ़ी भयानक भी था और काफ़ी खराब भी हुआ। बहुत सारी चीज़ें उनके उनके मूल से अच्छी थी, लेकिन शायद जनता और राज्य के लिए अच्छी नहीं थी। तो काफ़ी एक कह सकते हैं दुख भरा टाइम था जब इन्होंने पूरी तरीके से परिवर्तन कर दिया था। तो ये कलिंग के युद्ध से प्रश्न बनता है कि कलिंग का युद्ध क्या है, कलिंग के युद्ध पर अभिप्राय बताइए, टिप्पणी करिए, आप क्या समझते हैं इन सब चीज़ों से। आइए जानते हैं। अशोक के 13वें अभिलेख, अशोक का जो 13वां अभिलेख था, अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उनके राजाभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध है। आपसे ये प्रश्न बनता है कलिंग के युद्ध की जानकारी अशोक के किस अभिलेख से मिलती है। तो 13वां इनका जो 13th अभिलेख था उससे ये पूरी जानकारी मिलती है, जो कि 8 वर्ष बाद में जब राजा बन गए और राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 13वें अभिलेख में ये बात पूरी क्लियर करके मेंशन की गई है। कलिंग विजय पर जो कलिंग की जो विजय थी वो उनकी लास्ट लड़ाई थी, लास्ट विजय उनकी थी। आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध का कारण क्या था, ये युद्ध हुआ क्यों। आपसे प्रश्न बनता है 2 नंबर 1 नंबर में, कलिंग के युद्ध का कारण बताइए। आप लिखेंगे भारतीय इतिहास में सबसे घातक युद्ध यानी कि कुछ हुआ था तो वो कलिंग युद्ध के कारणों को लेकर इतिहासकारों ने अलग अलग विचार दिए। अशोक सम्राट अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलना चाहता था। नंदों के शासनकाल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत कलिंग जो है वो मगध साम्राज्य का एक प्रांत बन गया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों की हार के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था तब ये कलिंग जो है एकदम छुट्टू सा बन के उनके साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चंद्रगुप्त से पंगा ले पाए। लेकिन जब चंद्रगुप्त की मौत हो गई तो जानते हैं ना कि जैसे बड़ा होता है तो लोग कब्जा करना शुरू कर देते। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई तो कलिंग वाले जो छोटा सा प्रांत था वो अपने आप को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर लिया अशोक के टाइम पर। फिर जो है अशोक के टाइम पर स्वतंत्र होने के बाद लड़ाई का कारण शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से ये सारा क्रिएट हुआ सीन और लड़ाई हुई। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार ने फिर से जीतने का प्रयास किया। अब बिंदुसार एक बार वो फिर से जीतने का बिंदुसार ने पूरा प्रयास किया कि हम जीतें, कब्जा करें, लेकिन हो नहीं पाया और लड़ाई चलती रही। फिर वो असफल रहे, लेकिन केवल ये अशोक ही था जिन्होंने सिंहासन को पूरा। लेकिन बाद में जब अशोक की बारी आई तब अशोक ने क्या किया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ही से ये चीज़ जो है पूरा जब कब्जा हुआ उसके बाद बिंदुसार ने उसे कोशिश की, नहीं कर पाए। तो अशोक जब आए तो अशोक ने फिर उसको दोबारा से अपने कब्जे में लिया, अपने पावर में ले आके कार्य किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद कलिंग अपनी शहर शक्ति सिलोन और जावा के क्षेत्रों में व्यापार संबंधों के लिए प्रसिद्ध हो गया था। कलिंग की समृद्धि के इन्हीं के कारण से अशोक कलिंग पे विजय प्राप्त करने के बाद राज्य का विस्तार करने के लिए प्रेरित हुआ। तो बहुत सारे रीजन रहे जिससे वो कहानी चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। अब आपसे प्रश्न बनता है कि कलिंग युद्ध का परिणाम क्या रहा। इतिहास के इस भयावह युद्ध में बहुत ही खराब युद्ध रहा, एक प्रकार से बहुत ही भयानक रहा और अशोक की जीत हुई थी। फिर भी बड़े पैमाने पर जान माल का बहुत नुकसान हुआ था, बहुत निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए थे। कलिंग के युद्ध में बहुत सैनिकों ने या राजा अशोक ने पकड़ लिया था, जिनकी बाद में मृत्यु वगैरह भी हो गई थी, जिससे अशोक को बहुत ही घात पहुंचा। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत भी उसी में ऐड करके जोड़ के बना लिया था। कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध था जहां विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी, कभी युद्ध न करने की। एक ऐसा युद्ध हुआ जो लोगों को, प्रजा को, पूरे विश्व में बहुत फैला और बहुत प्रभावित किया। और फिर राजा ने अपनी तलवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया कि अब ये काम मैं नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला ले लिया उसी वक्त और भारत और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक मिशन शुरू कर दिया। और फिर वो अपने जो है मिशन में लग गए कि बौद्ध धर्म का पूरी तरीके से प्रचार करना और लोगों को पता ना करना। युद्ध में विजय होने के बाद महान अशोक सम्राट असंतुष्ट होकर निराश थे और कलिंग की बिगड़ती हुई हालत, खून लथपथ लोगों की एक लथपथ देखकर दुख और निराशा से भर गया। उनका मन जीतने के बावजूद भी सम्राट ने हिमालय से सिलोन और ग्रीस में वर्मा तक बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो चले गए। ठीक है, तो ये अशोक के बारे में पूरी डिटेल थी जो रहा है। काफ़ी क्या ही कह सकते हैं, जो भी हुआ जैसा भी हुआ इसकी वजह से ये काफ़ी फेमस भी हुए। जितने शक्तिशाली थे उतने अपनी दयालुता के कारण भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। आगे चलिए। तो फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य का कौन बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन ले आया, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और काफ़ी कुछ है, चाणक्य का भी कुछ रचयिता के नाम आते हैं, सारी बातें आती हैं। मौर्य प्रशासन से कभी कभी प्रश्न बन जाता है कैसा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, या राजा को क्या कहते हैं, ये सारे प्रश्न मैंने सब करवाए हैं। मैंने वही बोला ना कि आपको थ्योरी के फॉर्म में फटाफट मैं दिखा रही हूँ, आप देखते चलो। क्वेश्चंस के फॉर्म में जो चीज़ें करवाई हैं उनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों को पढ़ने का फिर अपना मैटर अलग होना चाहिए कि आप कहाँ पर प्रयासरत हैं, कहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़े चले।
आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी भी आदत हो गई कि कॉन्टिन्यूस में 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे बोलने लगी। चलिए आगे चलते हैं। गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी ये क्या है, इनके बारे में देखिए 320 से लेकर 550 ईसा पूर्व के टाइम पर इनका पूरा कालकाल रहा है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपसे प्रश्न बनता है कि स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं भारत के, तो गुप्त काल को कहा जाता है कि मौर्य के पतन के, जब मौर्य का पतन हो गया एक प्रकार से, क्योंकि अशोक चले गए, फिर जो एक आध दो राजा बचे थे वो किसी काम के नहीं हुए। आपसे प्रश्न बनता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण क्या है, तो एक तो कोई अच्छा शासक, सबसे मेन रीजन ये है कि कोई चलाने वाला अच्छा सा राजा ही नहीं था, और जो लोग भी कुछ थे मंत्रीगण और जो लोग थे वो एक दूसरे से सत्ता पाने की लालच में मारते थे, काटते थे, यही सारे कार्य करते थे और लोगों का कब्जा बढ़ता गया, क्योंकि जब कंट्रोलिंग पावर कोई नहीं है कि तो दूसरे लोग तो कब्जा कर ही लेंगे ना। आप अपना घर छोड़कर जाइए, किराएदार, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बाहर रहते हैं और घर पे अपने किराएदार को देते हैं, बाद में देखिए किराएदार लोग कब्जा कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ का कहीं का केस भी देखने को मिला था कि मकान वाले घर के बाहर की सीढ़ियों पर बैठा था, बाद में फिर अंदर हुए, वो अलग मैटर है, लेकिन अक्सर किराएदार लोग, रेंट वाले जो होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं जब वो 10 साल 15 साल 20 साल रह गए हों, तब इस तरीके से होता है। तो यही चीज़ होती थी और इसी कारण से पतन हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मौर्य के पतन के बाद भारत में राजनीति एकता को गुप्त शासकों ने पूरा पुनः बनाया। गुप्त के जो गुप्ता लोग थे, मतलब गुप्ता डायनेस्टी जो थी, इन्होंने मौर्य के बाद में फिर से एक राजा महाराजा का पूरा कार्यकाल फिर से शुरू किया और स्थापित करने में लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीति का क्षेत्र फिर से अधीन कर शक्तिशाली विदेशी आक्रांताओं और सफलतापूर्वक सामना कर भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा। फिर से गुप्त शासक का जो संस्थापक थे, गुप्त शासक के संस्थापक का नाम आता है प्रश्न में, श्रीगुप्त थे, जो उन्होंने जो है 275 के लगभग गुप्त वंश की स्थापना की थी। टाइम ड्यूरेशन, संस्थापक का नाम याद रखिएगा। गुप्त वंश का प्रारंभिक जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग मेनली माना गया है। शासक में श्रीगुप्त के नाम से गुप्त वंश के 2 शासकों का नाम, 3 शासकों का नाम बताइए। मौर्य वंश के शासकों का नाम बताइए, तो आप बता दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम राजा, गुप्त वंश का संस्थापक था। संभवतः अयोध्या गुप्तों की एक प्रारंभिक राजधानी, इस पर सबसे पहली जो राजधानी बनी वो अयोध्या थी। घटोत्कच के बारे में कुछ बातें आती, इस बात को यहाँ पर देखेंगे क्या है। आइए दूसरा देखते हैं, तो घटोत्कच क्या है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी, और इनसे भी ये श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे और इन्होंने भी महाराजा की उपाधि को धारण किया था। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। महाराजा की उपाधि इन्होंने भी धारण की थी, 2 नाम याद रखिएगा, और भी हैं लेकिन मेनली 2। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में यहाँ पर कुछ बातें हैं, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, सब अलग अलग थे, नाम एक ही है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने उनका फुटबॉलर का नाम सुना है ना, रोनाल्डो का, तो उनके बेटे का नाम जो है रोनाल्डो जूनियर है, ठीक है। काफ़ी अच्छा है ये एक पैटर्न चलना, ठीक है। आइए अब यहाँ पर चलते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं। ये क्या है, ये गुप्त वंश के थे, ध्यान रखिएगा। इनके बारे में है, गुप्त वंश का जो एक प्रतापी शासक रहा, प्रतापी राजा रहा। हर एक वंश में कोई ना कोई बहुत सख्त कह सकते हैं और चलाने वाला अच्छा रहा, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा और मतलब राजा बने और उन्होंने गुप्त संवत की स्थापना लगभग इन्होंने 3, देखिए मतलब स्थापना कर देना वो अलग बात है, और चलाना, नाम रोशन करना, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना वो एक अलग बात है। तो मतलब जो विख्यात हुए, और देखिए ये विख्यात हुए, ले आए, पहचान बनाए, वो सब कार्य जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, और ये टाइम ड्यूरेशन जो था वो 319 से 320 रहा। आगे देखिए शक संवत इनके बारे में बनता है कि किसने स्थापना की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की। ये मध्य 241 वर्ष का अंतर पाया गया है। शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी, और उसके बाद माना जाता है कि विक्रमादित्य ने 58 विक्रम संवत की स्थापना की थी। यहाँ पर आप देखिए विक्रम संवत की स्थापना राजा विक्रम ने की थी, राजा विक्रमादित्य ने की थी। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने बाहुबल के आधार पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और महाराजा धीराज की उपाधि, तो सबसे पहले महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त का जो पुत्र और उत्तराधिकारी था वो समुद्रगुप्त था। इनके बारे में क्या है, ये लक्ष्मी रानी कुमार देवी का पुत्र था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 9 व दक्षिण भारत में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, पूरा शासन किया, पूरे कब्जे में रखा, और उनकी इस विजय की यात्राओं की सफलता के आधार पर विंस स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी थी। तो विंसेंट स्मिथ ने दी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये नाम याद रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें।
हरिशेन समुद्रगुप्त का मंत्री और कवि दरबारी था। आपसे बनता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी का नाम बताइए, कवि दरबारी का नाम बताइए, तो वो हरिशेन था। आपको बहुत बार बहुविकल्पी में बना है और अतिलुगुत्री में भी बना है। समुद्रगुप्त ने सिंहासन में बैठने के बाद भारत की जो राजनीतिक रूप से एक करने के उद्देश्य के लिए दिग्विजय की योजना बनाई थी। सोचा हर राजा आता है तो नई नई चीज़ों को लाने का, जो दिक्कतें उनको दूर करने का प्रयास करता है, तो वैसा समुद्रगुप्त ने भी किया जैसे उनसे पूर्वज करते थे। समुद्रगुप्त की विजय की सारी कथाएं जो हमें पता चलती वो प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त है। ये एक सोर्स है, ध्यान रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा प्राप्त है। कभी कभी प्रश्न बनता है कि गुप्त साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत बताइए और मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक स्रोत बताइए, तो स्रोतों के नाम जान के रखिएगा कि इनके स्रोत, इनके बारे में जो जानकारी हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, किस सोर्स से मिल रही। प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है, लिखने को आ जाएगा। आइए बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए मलवा, गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्रों को पराजित किया था। फिर वहां पर मतलब शासन किया। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक दुर्बल शासक था, वो भी था, कौन था? रामगुप्त भी पाया, मतलब था उनके बीच। आइए फ्रेंड्स, चले आगे चलते हैं, देखते हैं। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का एक श्रेष्ठतम शासक बना और चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल के बारे में जानकारी के अभिन्न स्रोत मिलते हैं, जिसमें कालिदास के ग्रंथ से पता चलता है। चीनी यात्री फयान आए थे, उनके बाद उनने जो यात्रा वृत्तांत लिखा था उनसे ही पता चलता है। मथुरा का स्तंभ लेख, वहां पर पता चलता है। उदयगिरी के 2 लेख है, इलाहाबाद के गढ़वा अभिलेख, सांची से प्राप्त हुए अभिलेख, उन सब से बहुत सारी चीजें मिलती है और बहुत प्रकार की मुद्राएं भी वहां पर प्रमुख थी। चंद्रगुप्त के शासक बनने के बाद उत्तरापथ और अवंती के गणराज्यों को समाप्त कर विक्रमादित्य ने उपाधि धारण कर ली थी। चंद्रगुप्त के अन्य नाम में देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये भी उनके नाम हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गुप्तकालीन कला थोड़ा सा बात चर्चा करते हैं कि इनकी कलाओं से क्या प्रश्न है, काफी आता है। गुप्त काल में मंदिर बनाने का विकास प्रारंभ। गुप्त मंदिरों का जो निर्माण है वो गुप्त काल में देखा गया। गुप्त काल का सत्यापित कला, साहित्य और संस्कृति के लिए इसी वजह से इसको स्वर्ण युग का नाम से जाना गया कि गुप्त काल में ये सारी चीज़ें होती थी। गुप्त काल में मंदिर के ऊंचे चबूतरे वगैरह बनाए गए, इनमें ईंट और पत्थर जैसी सामग्रियों का भी काफ़ी अच्छा प्रयोग किया गया। काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई, चबूतरा बढ़िया बनाया गया, पेड़ के चारों ओर मंदिर में चढ़ने की सीढ़ियाँ बनाई गई, वहाँ पर बैठने का स्थान बनाया गया। उसी में फेमस एक सांची का स्तूप है। इमेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, इमेज पे मत जाइएगा, छोटा सा है, देख लीजिए। सांची का स्तूप है, इनका जो वो था, ये सांची का जो मंदिर है वो रायसेन मध्य प्रदेश में है। स्थान जो राज्य कहाँ पर है वो उससे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनता है, ध्यान रखिएगा। फिर तिगवा का विष्णु मंदिर है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है। सांची का स्तूप वाला भी बहुत बार आया है। ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में आपसे स्थान पूछ लेता है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये मध्य प्रदेश के पन्ना में है। वह भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कानपुर के उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 1-2 बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको भी ले लिया कि आपको बता दूं। फिर उसके बाद नागौद का शिव मंदिर है जो मध्य प्रदेश का सतना में है। मणिनाग का मंदिर जो है राजगीर नालंदा बिहार में है। मेढ़ी का मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश और पिपरिया का विष्णु मंदिर सताना मध्य प्रदेश में। मैंने 3-4 नाम और ले दिए हैं कि क्या पता हो सकता है कि इस बार वो ना पूछ के ये पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। आइए आगे बात कर लेते हैं चित्रकाली, गुप्त काल की जो चित्रकला थी उनके बारे में। गुप्त काल के समय मूर्ति कला के साथ साथ चित्रकला भी बहुत, मतलब मूर्तियों के निर्माण जो करते थे उसके साथ चित्रों का भी बड़ा अच्छा काफ़ी रहा है विख्यात। तो ये गुप्तकालीन चित्रकला से सीधा मतलब गुफाओं से था। उस समय केव्स बहुत बनाए गए और केव के अंदर बाहर काफ़ी चित्र बनाए गए, मंदिरों के बाहर भी बनाए गए। गुप्त अजंता की 16 गुफा और गुफा नंबर 17 का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। गुफा अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, आपसे स्थान पूछ लेता है। देखिए कैसे बने हैं, ये सब गुफाएं हैं टनल टाइप में और ये सारी इसमें चित्रकला का कार्य किया गया, काफ़ी बढ़िया है, बहुत खूबसूरती है। मैं भी 1-2 प्लेस पे घूमी हूँ और देखा कि वाकई में वो बनावट, इतनी बारीकी ले आना, इतना बढ़िया आँख नक्श मुँह बनाना इतना भी आसान नहीं था, काफ़ी बढ़िया कारीगर हुआ करते थे। अजंता में निर्मित 29 गुफाएं हैं, वर्तमान में केवल 6 ही गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16 से 17 शेष हैं और इन 6 गुफाओं में 17 और 16 गुप्तकालीन की हैं, मतलब उस समय इनका निर्माण किया गया था। आइए बात कर लेते हैं पॉइंट के रूप में है। गुप्तकाल के समय बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में इनका निर्माण हुआ था, बाघ की गुफाओं को बनाया गया था। और उसके बाद यहाँ पर ये कुछ देखिए, ये उसमें से एक है, और भी बहुत सारी हैं। एलोरा की गुफाओं की बात करते हैं तो इनकी जो लोकेशन है वो गुफाएं महाराष्ट्र के सिंहाद्री पर्वतमाला में। अजंता की गुफा लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है।
गुफा की संख्या की बात करते हैं तो 34 गुफाओं का एक समूह है। 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध, 5 जैन धर्मों से संबंधित है। सबकी अलग अलग है क्योंकि सब में पेंटिंग अलग अलग बनाई गई है, तो ध्यान रखिएगा। आपसे गुफाओं की जो नंबरिंग है वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं और अतिलघुत्री में लिखने को भी आ सकता है, तो बी अवेयर फॉर दैट। अब ये देखिए, अब तो लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। आइए बात कर लेते हैं गुप्तकालीन साहित्य की कुछ प्रमुख साहित्यिक रचनाएं और लेखक के नाम। तो गुप्त काल को भारतीय साहित्य का स्वर्णिम चरण कहा जाता है। गद्य, कविता, नाटक, व्याकरण में अद्भुत साहित्य का निर्माण किया गया है। यह शिक्षा सीखने की प्रणाली का एक बहुत ही ध्यान देने योग्य, बहुत कुछ इनमें बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत अच्छी अच्छी रही हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इनके पतन के कारण की तरफ। देखिए, मैं आपको वो पॉइंट बता रही हूँ जो आप मतलब देख लीजिए। बाकी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सब में सेम है और आप हमेशा देख ले जाएंगे, तो इसके लिए मत परेशान होइएगा। और जो कुछ टॉपिक बचे भी हैं उनको मैं आपको क्वेश्चंस के रूप में करवा दूंगी, तो आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। अपना पूरा बेस्ट करूंगी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया है बीच बीच में लाइक भी करते रहिए, आप लोग भी कहते रहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहला क्या दिया गया, प्रशासनिक अकुशलता। प्रशासन की जो अकुशलता थी वो एक पहला फैक्टर था। कमजोर उत्तराधिकारी चलाने वाला कोई नहीं था। गतिहीन अर्थव्यवस्था का कुछ भी रास्ता सही से नहीं था। तो बहुत सारा कारण था जिसकी वजह से एक पतन होना शुरू ही हो गया। साम्राज्य बहुत फैलता गया था, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। विदेशियों का आक्रमण हो गया, आंतरिक पतन, आंतरिक विद्रोह हो गया, घर के ही लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया। तो ये सब कारण था जिसकी वजह से सब कुछ नष्ट हो गया। ये तो मैंने एक ही पॉइंट में ले लिया, आप जब लिखिएगा तो इसको पॉइंट वाइज अलग अलग करके लिखिएगा, इससे आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा। 2 नंबर पूछेगा तो, 1 नंबर में पूछेगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं और भी पॉइंट यहाँ पर है। स्कंदगुप्त हूणों के संघर्ष का उल्लेख भीतरी अभिलेख में है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूण आक्रमणकारी तोरमल और मिमिर कुल ने आक्रमण किए थे। इन हूणों, अच्छा ये यहाँ पर देखिए, ये एक सेकेंड, चलिए मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है ना। ये जब PDF बन रहा था तो शायद ये था, हेडिंग है हूण कौन थे, और ये मिसप्लेस हो गया टाइपिंग की वजह से। हो सकता है कि कोई बटन मेरे कीबोर्ड से तब कहीं हो गई, इधर आ गया है। तो ये यहाँ पर एक्चुअल में ये यहाँ होना चाहिए था, तब उसके बारे में पूरी बात तो पता चलती, ठीक है। यानी कि हूण कौन थे, इनके बारे में जानने को यहाँ पर मिलेगा। तो इनके बारे में है कि मध्य एशिया के एक जंगली और बर्बर जाति के लोग थे। ये आपको 1 नंबर के अतिलघुत्री में आता है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या बढ़ जाने के कारण, इन कारणों से मध्य एशिया को छोड़कर इनको भागना पड़ा। ये लोग जो थे वो 2 ग्रुप में बढ़े, क्योंकि एक साथ कहीं पर जाके इतना रहते तो खाने की खपत हो जाती, इस वजह से ये बढ़ गए थे। और इनका एक दल वोल्गा नदी के किनारे चला गया, दूसरा जो है वो वच्छनद की तरफ बढ़ गया। अब कहते हैं कि जो समूह वच्छनद की घाटी की ओर आया, वह धीरे धीरे फारस में घुस गया। वहां से लोग अफगानिस्तान में आए और उन्होंने गंधार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में शक और कुषाण राज्यों को नष्ट कर, शक और कुषाण जो राज्य थे उनको जाकर खत्म कर दिया। और उसके बाद लोगों ने भारत में प्रवेश कर लिया। थोड़े ही समय में लोगों ने भारत के उत्तर पश्चिम में अपना अधिकार कब्जा कर लिया। मतलब जहाँ जहाँ बट के गए वहाँ पर शांति से ना रहने के बजाय, जाहिर सी बात है कुछ दिन बाद हर जगह रहने वाला इंसान राजा हो जाता है, तो रहे सब कुछ आगे फिर कब्जा कर लिया। क्योंकि इनके जो मतलब दल में लोग थे काफ़ी शक्तिशाली भी हुआ करते थे और काफ़ी ज़्यादा संख्या में भी थे, तो इनको आक्रमण करना आसान हुआ। प्रभाव क्या पड़ा इनके कारण का, यद्यपि हूणों का अधिकार भारत के एक छोटे से भाग तथा छोटे समय तक ही रहा और प्रभाव भारत के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बिना पढ़े नहीं रह सका। भारत में हूणों का जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णन नीचे दिया गया। मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना, मैंने शायद इसके नीचे इसको नहीं लिया है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। इससे क्या हुआ पता है, जो इनका ये जो इनका वो था, जो इनका व्यवहार था वो काफ़ी एकदम कुज्जर टाइप का था। जैसे आप मतलब बहुत ही आदिवासी टाइप के, जैसे छत्तीसगढ़िया लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं अक्सर देखिए एकदम जंगली टाइप के हैं, एकदम जैसे कबीले वाले टाइप के, हुहा वाले जो TV में देखा, कुछ इस टाइप का रहन सहन था। भाषा भी अलग थी इनकी, मार काट की एकदम प्रवृत्ति थी इन लोगों की। और जब कोई दया धर्म के शब्द जैसे इनके अंदर कुछ थे ही नहीं, जिसकी वजह से ये जिस जगह पे रहे ना वहाँ पर भी गंदे से एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। वैसे इस टाइप के भी ये जाति के लोग थे जो अच्छा एरिया जहाँ रहे हैं तो कब्जा करते गए हर जगह पे, क्योंकि इनका राक्षस थे, राक्षस के साथ कोई लड़ता नहीं है। ये और कमज़ोर लोगों के ऊपर, औरतों के साथ भी गलत काम, बहुत मतलब बेकार घटिया एकदम निम्न किस्म की जात के लोग थे ये। इन्होंने कहीं भी अच्छा सपोर्ट नहीं किया, कोई अच्छा बनाने का प्रयास किया नहीं, शांति से कहीं रहने का प्रयास नहीं किया। जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि इनका जो प्रभाव पड़ा वो भौगोलिक देखा गया, राजनीतिक देखा गया, आर्थिक देखा गया, हर फैक्टर पर इन्होंने बहुत ही कुप्रभाव कर दिया, एकदम रद्दी कर दिया था, ठीक है। क्योंकि वैसे भी कहा ही गया है जब जंगली थे तो जंगली जानवर क्या ही जानवर है, वो भी जंगली।
अब आइए बात कर लेते हैं सम्राट हर्षवर्धन के इतिहास के बारे में। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था जिसने 606 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये जो टाइम ड्यूरेशन है, कलर से मैंने चेंज किया, इनका ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है और अधिलघुत्री भी आ सकता है। उसे हर्ष के नाम से जाना जाता था। यह वर्तमान हरियाणा के छोटे से वंश पुष्यभूत में पैदा हुआ था। 16 साल की उम्र में पुष्यभूत की राजगद्दी पर बैठकर 41 वर्षों तक, मतलब 41 साल तक इन्होंने उस पर शासन किया था। आगे आते हैं। हर्ष ने हूणों को पराजित कर, अब हूण का जो एरिया था वो कुछ हर्ष के राज्य के आसपास में था, और फिर हर्ष ने उन्हें पराजित करके भयंकर सटक से बचाया था, संकट से भी बचाया था, कुछ लोगों को बचाया भी था, कुछ लोगों का आक्रमण भी किया था। और अपने शासन के अंतिम समय में उन्होंने कई सभाओं का भी आयोजन करा था। बौद्ध धर्म का काफ़ी जोर शोर से प्रचार भी करवाया, क्योंकि फिर उसी बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हो गए थे। तो ये सारी बातें आपको मेनली हमने देखा है कि जो है शासनकाल कौन क्या था, कुछ विशेषताएं, दरबारी, ऐसे नाम पूछे जाते हैं। आगे आइए परिचय देखते हैं। हर्षवर्धन जन्म इनका 590 ईसा पूर्व थानेश्वर, प्राचीन भारत। माता का नाम यशोमती, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, ध्यान रखिएगा। बड़ा भाई राज्यवर्धन, बहन इनकी राष्ट्रीय पत्नी दुर्गावती थी, पुत्र इनका वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन थे। ठीक है, संभवतः भी लिखा हुआ क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है। बाद में फिर साम्राज्य इनका पुष्यभूत वर्धन, शासन काल इनका 647, इसका यही प्रश्न बनता है। उत्तराधिकारी जो था अरुणश्वा था, पूर्ववर्ती राजवर्धन रहे थे उसके पहले के। उपाधि इनको महाराजा की मिली हुई थी। प्रसिद्धि का कारण महान राजा और दानी, बौद्ध धर्म का प्रचारक, हूणों को खदेड़ भगाए थे। हूण को ये खदेड़ दिए थे एकदम तरीके से, इसलिए काफ़ी फेमस हुए। रचनाएं में नागनंदा और प्रिदर्शिका, रत्नावली, ये रचनाओं का नाम आता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धर्म, बौद्ध धर्म को पाले और मतलब माने। मृत्यु इनकी 647 कन्नौज में इनकी मृत्यु हो गई, और उनकी जब मृत्यु हुई तो 57 साल के थे। काफ़ी कम ये लोग जिया करते थे। ये बात देखिए, सभी लोग अक्सर की डेथ हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे आइए, हेन सैंग के बारे में जानते हैं। ये कौन थे? ये एक प्रसिद्धि चीन का भिक्षुक था, भिखारी था एक प्रकार से। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। भिक्षुक का मतलब भिखारी तो होता है, लेकिन इस टाइप का भिखारी नहीं, जैसे ये वाले नहीं, जैसे वो उसमें भिक्षुक हुआ करते थे वैदिक काल में, उस टाइप के थे। ये मत समझिएगा कि भीख मांगने वाले इस टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये हर्षवर्धन के साथ एक हिंदी में आप पढ़ेंगे, एक भिखारी ठाकुर, बिहारी नहीं, भिखारी नाम है उनका, वो भिखारी ठाकुर उनका नाम ही है। ठीक है, हाँ, एक लोग हैं उनका नाम भी भिखारी ठाकुर है। हिंदी में टेट की तैयारी के दौरान आप पढ़ेंगे। ऐसे एक आदमी है, उसे बता रहे, याद आ गया, मतलब गांव में हम लोग कहते तो वो बेचता है, क्या कहते हैं वो जो कुच्चड़ आता है, कुच्चड़ ना, कुच्चड़ जानते होंगे ना, तो कुल्हड़ का बड़ा वाला जो हाथ से लोग लस्सी उसी नहीं, और थोड़ा छोटा सा रहता है कुच्चड़। तो वो लोग मतलब उधर मेरे गांव में बेचते हैं। तो उनके जो आदमी बेचता है उसका नाम दुखी है, उसकी पत्नी का नाम दुखिन है। वो कहते हैं ना कि ठाकुर को ठकुराइन, तो वैसे जो है उसको सब, उसके हस्बैंड का नाम दुखी है तो उसकी पत्नी सब दुखाइन बुलाते हैं। उनके कच्चे सही है। चलिए, याद आ गया ऐसे ही दिमाग से है। चलो देखो, बात छोड़ो सब। यहाँ पर क्या कहा गया है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया हुआ था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत में आया था कौन? हेन सैंग। आपसे पूछा जाता है कि किस राजा के शासनकाल में ये आया हुआ था, तो हेन सैंग के। फिर यहाँ पर है, यह भारत में 15 वर्षों तक रहे थे। बाप रे, जाने का नाम ही नहीं ले, 15 साल कोई मेहमान आ जाएगा तो क्या होगा। वह अपनी पुस्तक सी युगी की, किताब का नाम सी युगी था, यात्रा का पूरा वर्णन किया, भारत का पूरा विवरण लिखा था, और वर्णन में हर्षकालीन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जितने भी फैक्टर थे सबके बारे में पूरी डिटेल में बताया हुआ था। फिर इन्हीं को लोगों ने पढ़ा तो काफ़ी कुछ। ये है हेन सैंग, देखिए, अपनी छतरी वतरी लेकर चलते थे, पूरी व्यवस्था से चलते थे ये। आगे चलते हैं। चैप्टर 1 आपका हो गया फ्रेंड्स ओवर। क्वेश्चंस के फॉर्म में और करवा दूंगी, आपका हो जाएगा। तो हमने देख लिया। अब आइए बढ़ते हैं चैप्टर 2 पे। ये जो चैप्टर है इनके बारे में देखेंगे, इनसे थोड़ा कम प्रश्न बनता है, हमेशा कम प्रश्न बना है, बहुत ज़्यादा नहीं बना, लेकिन देख लेते हैं। शताब्दी के बाद से यहाँ पर अलग अलग बातें कही गई, जानते हैं क्या इनके बारे में? आइए जानते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। शताब्दी के बाद से भारतीय साम्राज्य में कई महत्वपूर्ण बहुत सारे परिवर्तन हुए। समय बदलता है तो बहुत कुछ चेंज होता है। इनमें से एक ये था कि विशिष्ट वर्ग के लोगों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, जिनमें सामंत, राणा और रौत, राजपूत आदि पुकारा जाता था। इन वर्गों की उत्पत्ति विभिन्न तरह, बहुत लोगों ने बोला है कि अग्निकुंड से पैदा हुए हैं, और अलग अलग तरीके बताएं, कभी कौन से कुंड से पैदा हुए कभी प्रश्न है, लेकिन कहा गया है कि ठाकुरों की जो उत्पत्ति, राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई जो अग्निकुंडों से हुई थी। ऐसा पढ़ने में है फिलहाल, लेकिन प्रश्न नहीं आता तो हम उससे बहुत चर्चा नहीं करेंगे। कुछ और ऐसे पराजित राजा थे जिन्होंने समर्थक श्रमित क्षेत्रों के कर के अधिकारी बन गए थे। मतलब होता है कि पहले टाइम पर क्या था, एक बार जमींदारी का बंटवारा जब हुआ था
तो ऐसा हमने बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में कभी पढ़ा मैंने इस चीज़ के बारे में, लेकिन बताया जाता है मेरे घरों में ऐसा मतलब था कि मेरे दादाजी परदादा लोगों के काफ़ी ज़्यादा वो था। लेकिन ज़िम्मेदारी का आया था तो एक आज से 20 से 25 साल, 25 साल नहीं और ज़्यादा साल पहले, बहुत साल पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, तो ये था कि बताए थे पापा लोग मेरे कि बहुत ज़्यादा खेत था, इतना ज़्यादा था कि उसमें चकबंदी आई थी, ऐसा कुछ आया हुआ था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये हुआ था कि जो जो खेत उस समय जोत रहा है या जो जितना जोत पाएगा वो उसका हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी इतने बहुत ज़्यादा एरिया ऐसा था कि उस समय इतनी अवेलेबिलिटी तो थी नहीं, तो जो खुद का मेरा था वो भी हम लोग नहीं जोत पाए। और फिर वो जो लोग जोत रहे थे या जो जिसने जोत लिया था, जो 1-2 सालों से काम उस पर किया था, जो लेबर लेके जाके करते थे या फिर जो लोग अधिया लेते थे, वो लोग अगर जोते थे वो उनको बढ़ गई थी, जिसकी वजह से ऐसे मेरे बहुत सारे खेत जो हैं वो चले गए। अभी भी बहुत है क्योंकि काफ़ी बड़ा परिवार होने की वजह से है तो बहुत सारा, लेकिन मतलब जितना है उसका दोगुना मतलब लॉस हो गया था। तो ये बात तब से पता चली, तो यही चीज़ यही सेम पैटर्न था कि उस समय जब उसे कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है, या अक्सर लोगों को देखिए जब अपने घरों के घर बनाते रहते हैं, अगर बगल में थोड़ा सा एक हाथ भर का भी अगर प्लॉट खाली रहता है, सरकार की ज़मीन है, तो कब्जा कर लेते करते हैं कि नहीं। पहले वहाँ पे कचरा रखने लगेंगे, फिर वहाँ पे कुछ और रखने लगेंगे, फिर रखते रखते फूल लगा देंगे, कुछ कर लेंगे, तो जिसकी वजह से कभी कभी विवाद भी होता है। रोड के बगल जो घर होता है अक्सर देखिए लोग कब्जा कर लेते हैं, और उसके बाद जब रोड बनने लगती है कुछ करने का तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि ये जब कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं थी, कुछ खुश था नहीं, तो अपार था, कब्जा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो ऐसे ऐसे ये जो ठाकुर राजा थे और भी जो राजा रजवाड़ा लोग रहे थे, जब कंट्रोलिंग पावर नहीं थी, कोई कुछ था नहीं, तो कब्जा करते गए, फिर पूरा कर नहीं पाते थे तो लोगों को बुलाते थे। वो बेचारे इनके यहाँ काम करने आते थे क्योंकि उनको अपना पेट पालना है, तो क्या करें, कोई काम तो था नहीं, खेती ही आती थी थोड़ा लोगों को, तो वो करने लगे। तो उससे क्या हुआ कि वो उनके अधीन हो गए, उनसे काम भी करवाते थे, घर का भी थोड़ा बहुत पैसा दे दिए तो दे दिए, नहीं तो वो जो खाने पीने का ले जाता था वही ले जाते थे। यही सब है सामंत में, और कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये सारा आप पढ़ोगे ना तो इसको आप लिखने में बड़ी दिक्कत होती है कि क्या लिखो। अब आपको अगर कहानी के रूप में बताता है जैसे सामंतवाद के बारे में आता है कि क्या है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। सीधी इसलिए बोलते हैं कि हर चीज़ों का ना कंक्लूजन पढ़ा करो, तो वो ज़्यादा याद रहता है। फिर हम लोग इतने कैपेबल हो गए हैं कि अगर टॉपिक पता है, समझ में है कि हाँ उसका एक देखिए, खुद को समझने का अर्थ दूसरा होता है, बताने का भी अर्थ दूसरा होता है, और लिखित जो किताब में लिखा रहता है वो अलग होता है। तो समझ जाओ कि मैटर क्या है, बाकी बना के अपने आप लिखना, ये कभी वहाँ सेंटर बैठकर किसी भी एग्जाम में कभी नहीं याद आएगा, ध्यान रखिएगा बहुत ही क्लियर तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सारी बातें उन्हीं के बारे में है। देखिए अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपस में लगातार संघर्ष भी, फिर जब ये होगा कि एक लोग कब्जा कर रहे हैं तो सब करने लगे, तो फिर लड़ाई उसमें होने लगी। फिर लगान का एरिया भी, लगान का सिस्टम कहाँ से आया, लगान वगैरह चीज़ें कहाँ से आई, तो सब ये वहीं से आई है। तो ये काफ़ी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन है, देख लीजिएगा, कुछ कुछ चीज़ें आएंगी। ये समानतावादी व्यवस्था क्या है, कई साल से राज्यों की ऐसी स्थिति शामिल थी जिसमें पराजित और अधीन राज्यों का प्रभुत्व था, वे अपनी स्वाधीनता की घोषणा करने के ताक में लगे रहते थे। और इसके अलावा राज्यों के कई क्षेत्र में ऐसे अधिकारी थे जो अधीन भूमि में पुश्तैनी जायदाद मानते थे, वो हमारी है, हमारी पैतृक है, ठीक है, हमारी पौराणिक ज़मीनें हैं। तो कालांतर में इन अधिकारियों का पद भी वंशानुगत फिर इसके बाद एक के बाद एक ऐसे चलता है, आज भी चलता आ रहा है। बंगाल के एक परिवार के साथ 4 पुस्तों के सदस्य महामंत्री, जो महामंत्री वगैरह हैं उनके सब महामंत्री ही बनेंगे, नियम था भाई, क्या ही कर सकते हैं। इस प्रकार सरकार कई पद पे कुछ अधिकारियों के सुरक्षित हो गए थे, कुछ ऐसे पद थे उनको कोई टेंशन नहीं थी, बस हमेशा बैक टू बैक लगा हुआ था। इस वंशानुगत अधिकारी ने धीरे धीरे प्रशासन के कई कार्य में अपने हाथों में ले लिया, न केवल लगान निर्धारित वसूल करने का कार्य करते थे, बल्कि उन्होंने अधिक से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने हाथ में कब्जा कर लिया था। न्यायाधीश भी बन बैठे थे पूरी तरीके से, पूरा हर जगह जिसके पास पैसा है वो कब्जा करता चला जा रहा था। तो यही सारी चीज़ें हैं। ये अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले खजानों पर अधिकारी, इनके क्षेत्र में जो पाया था वो इनका है, ये दावा करते थे कि हमारे एरिया में पाया गया ये मेरा है। तो इसको लेकर काफ़ी विवाद और लड़ाई भी हुआ करती थी, सभी के तो दुश्मन रहते हैं। भूमि को राजा की अनुमति के बिना सामर्थ्य के बीच में बांटा के का अधिकार स्वयं ही ग्रहण, मतलब हर चीज़ को कब्जा कर देना, किसको क्या देना है कुछ नहीं, इनके अंडर में था, किसका है किसका नहीं इनके अंडर में था। तो ये जितनी व्यवस्था, जितना आप कब्जा कर पाए, जितना कंट्रोलिंग पावर कर पाए, वो तो सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत यही बात है कि कैसे आप हर चीज़ को कितना आप कंट्रोल करो, कंट्रोल करने के बाद आपको फिर अब आप पूरा नहीं कर पाओगे तो लोग उसके अधीन जो हैं या जो उसके अंडर में आ रहे हैं, फिर उनसे आपको कैसे काम करवाना है, फिर उनसे लगान भी लेना है, फिर उनको थोड़ा सा पैसा भी कुछ नहीं देना है। ऐसा बहुत, क्योंकि गरीब थे तो उनके पास ज़मीन जायदाद तो थी नहीं, तो क्या करते बेचारे। तो ये सब देखने को मिला है, ठीक है। अब जो बात कर लेते राजपूतों की उत्पत्ति से, ना आने वाला टॉपिक है लेकिन एक स्टोरी के रूप में पढ़ लेते हैं। राजपूत शब्द की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी के टाइम पर हुआ है। राजपूतों के बारे में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत है।
कहा जाता है इनके बारे में है कि 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में इनका इतिहास लगभग देखा गया है। बहुत सारे राजवंशों के बारे में है, ये नाम आपको बता देती है। गुर्जर, प्रतिहार राजवंश, पाल, चंदेल, परमार, गढ़वाल, चालुका, ये इनके नाम ज़्यादा आते हैं, बाकी इनके बारे में बहुत कम आया है। कुछ कुछ जिन्होंने फेमस काम कर दिए वही प्रश्न बना है और इनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं देखने को मिला। ये बात आपने नोटिस खुद की होगी। अब आइए थोड़ा थोड़ा गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बता देती हूँ क्या है। गुर्जर राजवंश के शासकों ने मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर काफ़ी 8 से लेकर 11वें के बीच में शासन किया था। कहाँ पर? मध्य भारत में। आपको ये जो ईसवी है मैं भी पूछ ले, नॉट श्योर। इस राजवंश के संस्थापक में प्रथम नागभट्ट का नाम था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नागभट्ट। इन राजवंश ने पहले उज्जैन के बाद कन्नौज की राजधानी बनाते हुए काफ़ी जगह लंबे समय तक फैलते गए। नागभट्ट ने 725 में साम्राज्य की स्थापना की और गुर्जर प्रतिहार को मोड़ार, मारवाड़ इत्यादि इलाकों में फैलाया। 6 से लेकर 9वीं शताब्दी के शासनकाल में किया, किंतु एक संगठित साम्राज्य के रूप में स्थापित का श्रेय नागभट्ट को जाता है। यानी गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जो शुरुआत है उसकी स्थापना का वो श्रेय नागभट्ट को जाता है। पाल वंश के बारे में क्या है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। पाल वंश के शासक हैं पूर्वी हिस्से पर ज़्यादा शासन किए थे। जो बंगाल, बिहार, अन्य समीपवर्ती राज्य थे वहाँ पर भी काफ़ी कब्जा किए। गोपाल ने 750 में एक नए राजवंश की स्थापना की थी, जो पाल वंश। तो पाल वंश की स्थापना किसने की थी वो आपसे प्रश्न बनता है, और किस टाइम पर की थी वो बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते गोपाल 750 टाइम था और पाल वंश, ठीक है। तो नाम और समय वो याद रखना है। ये एक क्षेत्रीय राजवंश था जिसमें बंगाल ने लगभग 400 वर्षों तक राज्य किए। एक क्षत्रिय राजवंश कहा गया है, ठाकुरों का राजवंश कहा गया, जो 400 साल तक लगभग शासन किए थे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ धर्मपाल का समय पीरियड देखिए 770 ईस्वी से लेकर 810 ईसा, ठीक। गोपाल के बाद इनका उत्तराधिकारी इसके धर्मपाल वंश की गद्दी पर बैठ गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं इसी के साथ, देखते हैं कैसे चहमान राजवंश के बारे में क्या है। चहमान और चौहान दोनों एक ही हैं। चहमान और के अनेक राजपूत सदा 8वीं सदी में, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 8वीं, एक के बाद एक चलता आ रहा है, ठीक है। ये सांभर झील के निकट राज करने लगे। चौहान वंश में चहमान वंश एक भारतीय राजपूत वंश ये भी कहलाया है। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो नौगौर थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। ये संस्थापक का नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा प्रश्न जरूर। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा वो विग्रहराज चतुर्थ थे। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नाम पूछा जाता है, इसीलिए बोला कि देख लो आप मेरे साथ। या विशल देव के नाम से विख्यात थे, विशल देव के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। और एक अति प्रतापी और विख्यात नरेश भी ये थे। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न बनता है। ये शाकंभरी नामक से भी स्थानीय देवी के उपासक भी थे और शाकंभरी के चौहान भी कहलाए थे ये। आगे चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी आई है वो चौहान, पृथ्वीराज चौहान की, इनसे प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। इस वंश के महान शासक पृथ्वीराज चौहान हुए थे। इनका जो रहा है वो 1166 ईस्वी से लेकर गुजरात के पाटन में इनका रहा है जन्म, ठीक है। पिता सोमेश्वर के देहांत के बाद 14 वर्ष की अवस्था में ही ये अजमेर के शासक बन गए थे। 14 साल में ही ये अजमेर के शासक बन गए थे। जब हम लोग 14 साल में रहे तो 10th पास किए थे। क्यों? अल्पवयस्क होने के कारण माता कपूर देवी संरक्षिका बनी इनकी, और सत्ता संचालन की मंत्री केम्बास इनके चाचा थे। काफ़ी लोग जो घर परिवार के थे चाचा मंत्री ये लोग वहीं, ताकि बच्चे को नाम पर रहे और कार्य कोई होगा। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है सभासद का चुनाव और कोई प्रधान का चुनाव कोई और जीतता है, कार्य करने वाले उनके हस्बैंड या उनके बेटे रहते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। अरे आप वो देखे हो फ्रेंड्स, पंचायत वाली सीरीज़ नहीं देखे हो? देखे होगे ना, डेफिनेट बहुत अच्छी चीज़ें देख लेना, जिसने यहाँ देखा होगा, मस्त है, एग्जाम के बाद देख लेना, अच्छी है। 2 पार्ट आए, दोनों से अच्छा है। तो उसमें देखिए उनकी पत्नी रहती है और कार्य जो है उनके हस्बैंड चलाते हैं, वही चीज़ है। यहाँ पर क्या है, पृथ्वीराज चौहान ने 1178 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए थे। पृथ्वीराज ने सबसे पहले 1182 में परमर देव को परास्त किया था, इनको हरा दिया था सबसे पहले। उसके बाद जयचंद के साथ युद्ध किया, जयचंद ने परमर देव का सहयोग किया था, इसीलिए उनके साथ ही लड़ाई बढ़ गई थी। उसके बाद फिर है दोनों दिल्ली को प्राप्त करना चाहते थे। इसके बाद गुजरात के चालुका शासक भीम प्रथम को इन्होंने फिर हराया। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को है। ये प्रश्न तारीख किसके साथ लड़ा गया था वो पूछा जाता है। फिर दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, तराइन की दूसरी लड़ाई में जयचंद ने पृथ्वीराज को हरा दिया था, मोहम्मद गौरी का सहयोग कर दिया था, धोखा दे दिया था, क्योंकि ये इनकी बेटी को भगा ले गए थे। और बेटी को भगा क्या ले गए, बेटी भी इनकी इनसे प्यार करती थी, लेकिन जयचंद नहीं चाहते थे, जबकि ये एक अच्छा इंसान था, पता नहीं कैसे इनका था। 1 वर्ष पश्चात तराइन ने द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित करते हुए मोहम्मद गौरी, जिसके साथ मोहम्मद गौरी ने उस वक्त इनको मारा नहीं था, ये खत्म नहीं हुए थे। मोहम्मद गौरी इनको अपने साथ बांध कर ले गया था अपने कंट्री में, उसके बाद वहाँ पर कारागार में रख दिया था, कालकोठरी में रखना, उसका इनकी आँख वाँख फोड़ दिया था।
और उसके बाद जो है उसको तो हिंदी आती नहीं थी जब, और जयचंद को भी बाद में धोखा दे दिया था, ठीक है। जयचंद जो सोच रहे थे कि हम बहुत हितैषी हैं, इनको भी, जयचंद को भी बाद में फिर जो है बहुत परेशान किया। जयचंद को भी कैद करके रखा हुआ था पृथ्वीराज उसने, मोहम्मद गौरी ने। बाद में क्या हुआ कि एक कोई अवसर दिया था मोहम्मद गौरी ने जयचंद उनको, पृथ्वीराज जी को, कि आप जो है निशाना मारो और जिससे ऐसा कुछ हो जाए, मौत हो जाए। तो क्या हुआ कि हिंदी जो है मोहम्मद गौरी को नहीं आती थी, और तो ऐसा कुछ था जिसके बाद में मैंने इसकी पूरी डिटेल नहीं पढ़ी है, बस मतलब देख लिया स्टोरी के रूप में। तो ये जो मोहम्मद जयचंद था, जयचंद ने फिर ऐसा कोई एक श्लोक बोला हुआ था जिससे, क्योंकि इनकी पृथ्वीराज जी की आँख तो फूट गई थी, तो निशाना मारे तुम्हारे कैसे, अब वो सामने बैठा हुआ था मोहम्मद गौरी। तो जयचंद जी ने एक जो है श्लोक या मंत्र, श्लोक ही या कोई ऐसी बात बोली थी जिससे इनका निशाना पृथ्वीराज जी का इतना तेज था कि पृथ्वीराज जी ने वो समझ तो पाया नहीं कि जयचंद ने उनको क्या बताया। मोहम्मद गौरी को लगा कि अंधा है तो निशाना तो मार नहीं पाएगा पृथ्वीराज। तो क्या हुआ कि जयचंद ने बता दिया, तो पृथ्वीराज ने इतना सटीक निशाना मारा, इतना सटीक निशाना लगाया कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तो अंतिम में ये है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को कभी मारा नहीं। बाद में फिर वो बूढ़े हैं, मतलब हो गए, मर गए होंगे, बात की बात है, लेकिन मेन स्टोरी यही थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, है यही स्टोरी। आप चाहे इसको कई भी जगह देख सकते हैं, आपको बहुत अलग अलग चीज़ों में मिलेगा। सोर्स है, फिलहाल नहीं आएगा इतना, इसलिए नहीं बताया कभी, अभी यहाँ पर है तो कहानी के रूप में बता दे रही हूँ, सुन लीजिए ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंदेल वंश के बारे में देते हैं। चंदेल वंश घोड़ा जनजाति के मूल राजवंश थे। ये 8वीं से 12वीं में इनका रहा है, स्वतंत्र रूप से खोलकर राज्य किए हैं। प्रतिहारों के पतन के बाद चंदेल 9वीं शताब्दी में सत्ता में आए। इनका साम्राज्य यमुना नदी के किनारे से लेकर काफ़ी फैला। उसके बाद सुप्रसिद्ध कलिंजर का किला, खजुराहो का महल, अजयगढ़ के मुख्य गढ़ थे। इन्होंने काफ़ी कुछ बनाया, राजपूतों को काफ़ी कुछ देखा। फिर उसके बाद यहाँ पर काफ़ी विख्यात भी हुए थे, इनका भी काफ़ी नाम हुआ है, ठीक है। प्रश्न नहीं आएगा, परेशान ना होइए, आगे चलते हैं। परमार वंश के बारे में क्या है। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। कौन था? उपेंद्र राज थे। इनकी राजधानी धारण नगरी थी। राजधानी बन जाती है कभी कभी, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शक्तिशाली राजा कहलाए हैं। परमार परिवार की मुख्य शाखा 8वीं शताब्दी के टाइम पर ये रही है। आगे चलिए, गढ़वाल राजवंश के बारे में क्या है। प्रश्न नहीं आएगा फ्रेंड्स, इनसे बहुत कम बनते हैं प्रश्न। जो इंपॉर्टेंट था वो उसके बारे में पूरी डिटेल बताई। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव हैं। संस्थापक और राजधानी ये याद रखिएगा, टाइम याद रखिएगा। राजधानी इनकी वाराणसी रही। गढ़वाल जो है राठौर वंश भी इनको कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर है, चंद्रदेव ने 180 से लेकर 11वां ईस्वी तक लगभग जो है शासन किया है। गढ़वाल नरेश काशी नरेश के नाम से भी जाने गए हैं। गढ़वाल शासकों को काशी नरेश के रूप में जाना जाता था। बनारस इनके राज्य के पूर्वी सीमा के निकट था, इसी वजह से इनका काफ़ी जाना आना भी वहाँ पर रहा था। गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो है गोविंद चंद्र थे, जो इनका टाइम ड्यूरेशन 1114 से लेकर 1155 रहा। इन्होंने अपने क्षेत्र का बहुत ही विस्तार किया, पटना, बिहार, मुंगेर तक लगभग, फिर काफ़ी कुछ निर्माण किया, बनाया। आगे चलते हैं, गढ़वाल वंश के प्रमुख शासक का नाम, ये आपको ध्यान रखना है। मदन चंद्र, गोविंद चंद्र, विजय चंद्र और जयचंद्र, ये आपसे गढ़वाल वंश के शासक के नाम में ध्यान रखना। जयचंद्र का नाम इसमें आता है। आगे बढ़ते हैं, गढ़वाल के अंतिम शासक का नाम, तो भारत का सबसे बड़ा गद्दार गद्दार के नाम से गद्दार मतलब वही धोखेबाज, ठीक है, जहाँ खाओ वहीं छेद करो थाली में, तो जयचंद को जाना जाता है। आज भी धोखेबाज देशद्रोही करने वाले देश को जयचंद कहकर पुकार, जो आज धोखा देते हैं उनको कहते हैं ना जयचंद है ये। तो उसी तरीके से इतिहासकारों के अनुसार जयचंद पृथ्वीराज चौहान के मौसेरे भाई थे। सोच लिए, मौसेरे भाई थे ये। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार जयचंद की बेटी संयोगिता से इन्होंने पृथ्वीराज ने विवाह करने के लिए सोचा था, और वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर दोनों के बीच में युद्ध हो गया। आइए देखते हैं, चालुक्य वंश और सोलंकी वंश 940 से लेकर 1200 ईस्वी तक है ये। संस्थापक मूलराज प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, इनका इंपॉर्टेंट टाइम ड्यूरेशन ध्यान रखिएगा। राजधानी अहिलवाड़ा और शासनकाल ये इनका रहा है। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं, भारत के चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज एक ने की थी, के द्वारा की गई थी। राजधानी इनके अहिलवाड़ा को बनाया गया। मूलराज ने 942 से 955 तक शासन किया। गुजरात के चालुक्य भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गुजरात में 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, मतलब इतने टाइम ड्यूरेशन तक गुजरात पे भी रहे हैं, शासन किए हैं। चालुक्य तो सोलंकी अग्निकुल से पैदा हुए हैं, इनके बारे में कहते हैं ये भी अग्निकुल के पैदा हुए राजपूत हैं। राजपूत कालीन की सभ्यता के बारे में तो प्रस्तावना मतलब देखना, करना, पूरा देख रिप्रेजेंट एक प्रकार से। राजपूत कालीन शासन व्यवस्था अच्छी थी, सामाजिक भी ठीक ठाक थी, आर्थिक देखा गया है, दार्शनिक फैक्टर देखा गया है, धर्म को भी माना गया है, धर्म की अवहेलना नहीं की गई, शिक्षा को, संस्कृति को, साहित्य को बनाए रखा गया, बरकरार रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये चालुक्य राज्य के और उनके संस्थापक राजवंशीय वितापी के चालुक्य, मूल चालुक्य पुलकेशिन प्रथम, नाम याद रखिएगा।
वेंगी के चालुका जो है कुब्ज विष्णुवर्धन है, आगे बढ़िए। कल्याणी के चालुका तैलक द्वितीय है। फ्रेंड्स तीनों के नाम बता दिए हैं, तीनों ध्यान रखिएगा। चालुका कला चालुक्य कला सत्यापन में क्या है, चालुका ने कई गुफाओं मंदिरों का निर्माण करवाया, सुंदर भित्ति दीवारों पर चित्र भी बनवाए हैं। चालुका मंदिर सत्यापन में वैशर शैली का भी अच्छा एक उदाहरण देखने को मिला है। वैशर शैली की कुलीनी को दक्कन की शैली या कर्नाटक द्रविड़ की शैली भी कहते हैं। इस शैली में द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों का मिश्रण है। एक कला है, एक आर्ट है जो दीवारों को उतारी गई है बस, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट के बारे में। ये क्या है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंत दुर्ग था। कौन था, 1752 के टाइम पर। शुरुआत में कर्नाटक के चालुका के राजाओं के अधीन रहे थे, बाद में राजधानी मणिकर में ये काफी फिर फैल गए, बैठ अपना शासन किया। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक के दो शासकों का नाम तो कृष्ण प्रथम ध्रुव गोविंद तृतीय अमोघ कृष्ण, ये कुछ नाम है, मे भी आ जाए, ध्यान रखिएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था ध्रुव था, जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था, काफी संघर्ष किया, लड़ाई की, ठीक है। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था, ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता था। एलोरा और एलिफेंट महाराष्ट्र गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। एलोरा और एलिफेंटा जो गुहा मंदिर है, इनका निर्माण राष्ट्रकूट का जब टाइम पीरियड चल रहा था तब के दौरान हुआ था। आगे आइए, फिर क्या है, जो राष्ट्रकूट थे वह शैव विष्णु भक्त थे, ठीक है, जैन धर्म के उपासक विष्णु भक्त थे। इन्होंने मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दे दी थी। यही एक बंदे ऐसे थे जो मुसलमान को बसने के लिए, व्यापारी को आने जाने के लिए काफ़ी कुछ छूट दे दिए थे। अब आइए बात करते हैं पल्लव वंश की। संस्थापक सिंहवर्मन प्रथम, ध्यान रखना, हाईलाइटेड है, कलर इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉपिक का जो संस्थापक है सब में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ईस्वी 577 पर अंत 897, फिर शासनकाल लगभग 622 से लेकर रहा है इनका ईस्वी तक। राजधानी कांची, संस्कृत भाषा और तमिल भाषा इनकी रही है, और धर्म इनका हिंदू, सनातनी हिंदू रहा है, और अपमार्जित वर्जन इनके जो है वर्मन लास्ट इनके शासक रहे हैं। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हैं, ठीक है, जिन्होंने एक बहुत ही कुशल और मजबूत विजेता और शासक कहा जाता है। सिंह विष्णु की मृत्यु के बाद उनका पुत्र महेंद्र वर्मन उत्तराधिकारी बना, जो 571 से लेकर 630 तक राज्य को पूरा चलाया। पल्लव वंश की समाज और संस्कृति क्या है, पल्लव में आर्य संस्कृति का पर आधारित था। आर्य मतलब वेदों के बारे में ज़्यादा पढ़ना लिखना। ब्राह्मणों और राजाओं को बहुत संरक्षण दिया गया था, भूमि और गांव वगैरह भी प्राप्त होते थे। पल्लव राजा रूढ़वादी हिंदू थे और शिव और विष्णु की पूजा वगैरह करते थे। कांचीपुरम शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र भी इन्होंने बनवाया था। कांची विश्वविद्यालय ने दक्षिण में आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया था। राजघराने और विद्वानों में संस्कृत भाषा बहुत बोली जाती थी। कुछ शिलालेख तमिल और संस्कृत के मिश्रण बने थे। वैदिक परंपराओं को स्थानीय लोगों में पर आरोपित भी किया गया था, मतलब फॉलो करने का पूरा सब कुछ किया गया था, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं चोल राजवंश के बारे में। क्या है, 9वीं और 12वीं शताब्दी से चोल राजवंश के वर्चस्व रहा है, 9वीं और 10वीं में। और इन्होंने न सिर्फ एक विशाल राज्य का निर्माण के वक्त एक शक्तिशाली नौसेना भी गठित की, जिसमें ब्रह्मा देश के श्रीलंका के आदि में अपना नियंत्रण स्थापित किया, और साथ ही हिंद महासागर। ये प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ ये सदी वाला आएगा, ठीक है। अब आइए इनके बारे में देखते हैं फिर क्या बताया गया है। यहाँ पर चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किसने की थी, जो आरंभ में पल्लव के एक सामंती सरदार था। चोल शासन दक्षिण भारत के पल्लव के अधीनस्थ सामंतों के रूप में था। 850 में विजय यानी तंजौर पर कब्जा कर लिया था, इसी चोल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। आगे चलिए, इनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आने वाले फ्रेंड्स, ये सब बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि कभी नहीं पूछा गया, आपने देखा कहाँ पूछा गया, नहीं आया है, तो मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करें, ये जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो। चोल की राजधानी क्या थी, तंजौर थी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरे साथ देख लीजिए। चोल की राजधानी तंजौर थी, संस्थापक विजयालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुजरी वंश त्रिपुरी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बताती चलूंगी कौन सा है, त्रिपुरी कोकल। प्रतिहार का सही है, ये आता है प्रतिहार वाला, जिसमें उज्जैन और कंजौज का नाम आएगा, और संस्थापक में हरिश्चंद्र का नाम आएगा, ठीक है। राष्ट्रकूट भी आता है, मान्यखेत, दंत दुर्ग। परमार का उज्जैन थारा, उपेंद्र कृष्णराज, ये भी आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। गढ़वाल का कन्नौज है, चंद्रदेव इनके जो है संस्थापक रहे हैं। आगे चलिए, कल्याणी के चाल का मान्यखेत है, विजयादित्य है। सैन राजवंश, ये वाला नहीं इंपॉर्टेंट है। काशीपुर खनौती, ये इंपॉर्टेंट है। पल्लव कांचीपुरम सिंह विष्णु, ये भी इंपॉर्टेंट है, पल्लव वाला। उत्पल कश्मीर अवंती मार्ग, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछेगा। मालवा के परमार में उज्जैन, शीर्षक और श्रीहर्ष, ये भी नहीं आएगा।
फिर यहाँ पर चालुका, वेंगी के जो चालुका है, वेंगी राजधानी विष्णुवर्धन, ये इंपॉर्टेंट है। वितापी के चालुका, वितापी वल्लभी है, जयसिंह प्रथम संस्थापक थे, ये इंपॉर्टेंट है। पाल का मुंगेर है, गोपाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाकाटक का नदीवर्धन, विंध्य सिंह, विंध्य शक्ति, ये नहीं बहुत। चंदेल का खजुराहो और नानुक, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वाला चंदेल वाला आएगा। सोलंकी वंश का भी ये भी शाही वाला नहीं। चौहान का अजमेर वासुदेव और सोलंकी का अनिलवाड़ा मूलराज प्रथम, चंदेल का खजुराहो और नानुक, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो आपके 2 चैप्टर फ्रेंड्स मैंने खत्म कर दिए, मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी जो था सब बताया। अब आओ 3rd चैप्टर पे चलते हैं, जिसमें इस्लाम के बारे में देखेंगे, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम गौरी उनके बारे में जाने। अरब पर आक्रमण कब हुआ, अरब ने भारत पर आक्रमण जो किया उनके बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 711 से लेकर 715 ईस्वी के टाइम पर रहा है, ध्यान रखिएगा, ये टाइम ड्यूरेशन पूछता है। भारत का पहला सफल आक्रमण 712 में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ऑब्जेक्टिव में आएगा। यह आक्रमण खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में हुआ था। श्रीलंका में अरब यात्रियों की मृत्यु के आक्रमण का प्रमुख कारण रहा था और भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मूल उद्देश्य लूटपाट करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इनका यही कार्य था। आते थे, लूटपाट करते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके चल देते थे। मोहम्मद गजनी का टाइम पीरियड 971 से लेकर 1030 तक रहा है। इन्होंने गजनी के महमूद अल जबूली के नाम से जाना जाता था। महमूद गजनवी गजनी का शासक था, गजनी का राजा था और 971 से लेकर 310 AD तक इन्होंने मतलब रहा है, शासनकाल किया है। चलिए देखते हैं आगे क्या है इनके बारे में। धन की संबंध, भारत की धन संपत्ति से आकर्षित होकर, भारत में सारा धन था इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था, देखकर मोहित हो गए थे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गजनी ने भारत पर आक्रमण बहुत बार किया और वास्तव में 17 बार बंदे ने आक्रमण किया था, जिसकी वजह से बहुत, और क्या था, सिर्फ भारत को लूट के लेके जाओ। 16वां आक्रमण 1025 से लेकर 2600 सोमनाथ पर आक्रमण 16वां आक्रमण था। इसने भारत पर 16वां आक्रमण बहुत ज़्यादा, इसका काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, जो इसने किया था। सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाया और वहाँ के प्रसिद्ध तोड़फाड़ की और धन लूट कर ये फिर अपने देश को रवाना हो गया। फिर गजनी ने एक विशाल सेना लेकर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वहाँ पर। फिर यह मोहम्मद गजनी का सबसे प्रसिद्ध अभियान रहा, जिसकी वजह से बहुत फेमस हो गया। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर था और शिव मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारा धन रखा हुआ था, जो ये लूटपाट करके तोड़ फोड़ कर चला गया था। लूट भी किया, तोड़ा भी, सोच लीजिए। मोहम्मद गजनी के ध्वस्त किया सोमनाथ मंदिर को। शिव मंदिर का निर्माण 1426 में चालुका के शासक भीमपाल धर्म ने इनको 1196 में कुमारपाल ने कराया था। मतलब शुरुआत जो चालुका के शासक थे, पाल वंश के जो शासक थे, फिर उन्होंने बाद में उसका निर्माण मतलब मरम्मत वगैरह पूरी तरीके से फिर से करवाई। ठीक है, अब तराइन का प्रथम युद्ध यहाँ पर क्या है ये देखते हैं। मोहम्मद गौरी की राज सीमाएं अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से राज्य से मिलने लगी थी। मोहम्मदों का भटिंडा पर आक्रमण कर पृथ्वीराज चौहान बहुत चिंतित हुए थे, क्योंकि इन्होंने देखा कि राज चौहान की सीमा में आता था और ये मोहम्मद गौरी भटिंडा को आसानी से जीतने का प्रयास, मतलब चाह ही रहे थे कि हम कब्जा पूरा कर ही ले। देखिए फ्रेंड्स, ये तराइन के युद्ध के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि उधर पूरी बात बता दी है, लिख देना आप, दिक्कत ही क्या है। ठीक है, अब आओ तुर्कों का आक्रमण जानते हैं। तुर्की आक्रमण के प्रभाव क्या रहे। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, इन्होंने मतलब देखा गया और भारत में सामंतवाद का बहुत हाश हुआ था। शक्ति का केंद्र राजा बन गया था। भारत के संसार में काफ़ी देश में साथ व्यापार वगैरह बढ़ गया था। मुस्लिम समाज में भेदभाव नहीं था। राजपूतों के बाद साम्राज्य में भेदभाव की कमी भी बहुत देखने को मिली थी। सल्तनत कालीन भारत में 5 सल्तनत का नाम है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, यही 5 हैं। इनके जो टाइम पीरियड है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। 5 वंश के नाम में आपको आता है कि 2 वंश का 3 वंश का नाम लिखिए तो बताना होगा, और ये इंपॉर्टेंट है प्लीज़ फ्रेंड, बहुत ये डेट मत भूलना, आप भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आते हैं, ठीक है, आगे आइए। गुलाम वंश के बारे में क्या है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। प्रश्न बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे मामलुक वंश और या दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भारत में बृहद स्तर पर, काफ़ी बड़े स्तर पर इस्लामिक शासन की व्यवस्था स्थापना की गई। मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत के क्षेत्र में को जीत कर वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर की नियुक्ति की और तत्पश्चात मोहम्मद गौरी गजनी लौट आया और गौरी की मृत्यु के बाद से कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका दास था वहाँ का राजा बन गया और फिर ये दास वंश चलने लगा। मामलुक के वंश के कौन कौन थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210, आराम शाह 1210 से लेकर 1211, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है 1211 से लेकर 1236 और फिरोज शाह 1236, रजिया सुल्तान जो आप जानते हैं बहुत प्रश्न बना इनके ऊपर 36 से 40, फिर बारम शाह 40 से लेकर 42 के टाइम पर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी, नरसुद्दीन, यहाँ पर प्रश्न जानते हैं आप किससे आता है। एक ये कुतुबुद्दीन का और ये इल्तुतमिश का, रजिया सुल्तान का, अलाउद्दीन का
और एक ये जो नीचे ये वाले हैं गयासुद्दीन बलबन का, इनका थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो टाइम ड्यूरेशन प्लीज़ याद रखिएगा। आइए बात करते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक भारत पर उपमहाद्वीप के एक बड़े शासन पर हिस्सा किया, राज्यभार चलाया। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कलर से भी हाईलाइटेड इसीलिए है। ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। ये दूसरा वंश था। खिलजी तुर्क अफगान मूल के शासक थे। गयासुद्दीन बलबन ने अपने शासनकाल में तुर्कों को ही बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। इनके शासनकाल दक्कन भारत में इन्होंने फिर वहाँ से प्रवेश कर दिया था और विजय भी प्राप्त की। उन्होंने मंगोलों पर आक्रमण करके अपने राज्य की रक्षा की। खिलजियों ने रणथंभौर, चित्तौड़, मांडू, देवगिरी हिंदियों पर विजय प्राप्त की। अब इनमें कौन कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी वंश के अंदर 2 शासक, खिलजी वंश के 2 शासकों का नाम लिखिए, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 96 तक, 96 से 1316 ईस्वी इनका टाइम ड्यूरेशन रहा है। अब बात कर लेते हैं तुगलक वंश की। गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। टाइम क्या था, उसने 1320 ईस्वी से लेकर 1325 तक दिल्ली में शासन किया था। उन्होंने शासनकाल के दौरान तुगलकाबाद नगर की स्थापना की और वह एक शक्तिशाली महत्वाकांक्षी शासक रहा। उन्होंने दक्षिण में अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए दक्षिण भारत के बहुत सारे लोगों के साथ जो है संबंध बनाया, शासन किया, फिर बाद में जाकर लड़ाई उड़ाई करके पूरा जीत लिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में राजस्व संबंधी कई महत्वपूर्ण सुधार भी किए, राजस्व को देखते बढ़ाने के लिए, और राजस्व की दर की 1/3 निश्चित कर दी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल 50% थी। तो इन्होंने काफ़ी जल कल्याण पर कार्य भी किया था, लोगों को समझाना बताना, काफ़ी नहरों को भी बनवाया था। काफ़ी इन्होंने, ये दोनों शासक ऐसे थे ना कि जो है कर को भी ध्यान रखे, बाजार के बहुत सारे नियम बनाए, राजस्व की व्यवस्था को सही तरीके से किया जो गलत तरीके से चलती आ रही थी। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक भी इनके अंतर आते हैं, इनके शासक में आते हैं जो कार्यभार संभालते थे आगे चल के। सैयद वंश क्या होता है? खिज्र खां 1414 से लेकर दिल्ली के सल्तनत पर तैमूर के आक्रमण के बाद खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का वह एक मुल्तान का गवर्नर था। तैमूर लंग ने वापस लौटते समय मुल्तान और दीपालपुर के सूबेदारी खिज्र खां को सौंप कर गए थे। इस काल में सिक्के तुगलक शासकों के नाम से जारी हुए थे और 20 मई 1421 में खिज्र खां नाम की मृत्यु हो गई थी। मुबारक शाह भी लास्ट में आए, इनके बाद शासन किया, देखा जितना चला पाए चलाए। आइए बात करते हैं लोधी वंश के, इनके बारे में क्या है। लोधी वंश अफगान वंश था। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत 1451 ईस्वी पर रहे और 1526 तक शासन किए। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहुविकल्पी अति लघुत्री दोनों आता है। यह दिल्ली सल्तनत अंतिम राजवंश था और लोधी वंश के शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत पुनः शक्तिशाली बन गई और सैयद वंश के बाद में अस्तित्व में आ गया था। बहलोल लोधी आएंगे। लोधी वंश के 2 शासक का नाम बहलोल लोधी 1451 से लेके 89, सिकंदर लोधी 1479 से लेके 89 से लेके 1517 इब्राहिम लोधी। तो ये सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, तीनों के नाम याद रखना। आपको 2-3 शासकों के नाम पूछता है हर बार। भारत पर मंगोलों का आक्रमण क्या हुआ था, क्या मतलब था, क्या आप समझते हैं? तो मंगोलों ने भारत लगभग 1 शताब्दी तक भारत में पूरे मुस्लिम साम्राज्य के अस्तित्व को खदेड़ दिया था। मुस्लिम लोग को ये भगा दिए थे, मतलब पूरी तरीके से। इनका उद्देश्य इस देश में बादशाह कायम करने की अपेक्षा लूटमार करना इनका अधिक था। ये लूटमार के पर्पज से ज़्यादा रहते थे। मंगोल निर्दयी थे, उन्होंने लोगों पर हर प्रकार से अमानवीय अत्याचार किए। इनको कोई मतलब नहीं था, लूट करने आए थे, जितना हो सका उतना परेशान किए। इल्तुतमिश के काल में क्या बातें हैं? भारत पर मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के काल में 1221 में हुआ और चंगेज खां के नेतृत्व में हुए, और मगर उसके हमले को सुल्तान ने बहुत बुद्धिमत्ता के साथ टाल भी दिया। वो दिमाग लगाया, लड़ाई की, सामने खड़े हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं बलबन के शासनकाल में। तो बलबन के शासक में मंगोलों का खतरा ज़्यादा ही बढ़ गया था और वो फिर जो है मंगोल और ज़्यादा बढ़ के हावी, क्योंकि शक्ति बढ़ती गई ना, लूटपाट करते गए, लोग को बढ़ाते गए तो सेना बड़ी हो गई। 1279 ईस्वी में लेके 85 तक मंगोलों ने 2 महत्वपूर्ण आक्रमण किए। बलबन की शक्ति और साधनों को भारी क्षति पहुंचाई, सब कुछ तोड़ा फोड़ा खराब किया। बलबन का पुत्र शाहजादा मोहम्मद मंगोल से लड़ता हुआ मारा भी गया था, जिसकी वजह से बलबन और गुस्सा गया था कि मेरे बेटे को मार डाला। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। आज फ्रेंड्स एक काम करेंगे, ध्यान से अभी देखते चलिए, कोई दिक्कत होगी तो आप हम वैसे भी रिवीजन कर रहे हैं, जितना भी हम कुछ पढ़ेंगे क्वेश्चंस के रूप में देखेंगे। सिर्फ आज यहाँ पर हम लोग साथ में देख ले रहे हैं कि ये टॉपिक था, कहीं हमारा छूट ना जाए, आएगा तो बनाकर लिख लेंगे। इसी मोटिव के साथ ये रिवीजन पूरा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, सूफीवाद और सूफी से क्या तात्पर्य प्रश्न बनता है? तो चिश्ती सिलसिला, सुरावर्दी, फिरदौस शाह, नक्शबंदी सिलसिला आदि ये सूफीवाद के संप्रदाय रहे हैं। कुछ संप्रदायों के नाम आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में सूफीवाद का आक्रमण इस्लाम के साथ ही साथ हुआ। 12वीं सदी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए थे और इनके ही भारत में प्रथम सूफी संत और भारत में प्रथम सूफीवाद का जनक इनको माना जाता था।
भारत में सूफी मत का अर्थ और उद्देश्य क्या था? कहा जाता है कि सूफी वे कहलाए जो सफ़ यानी सफ़ेद उनका कपड़ा पहनते थे, और उनके सीधे साधारण कपड़े का मतलब ये था कि वे जो लोग हैं वो सीधे साधे सरल वस्त्र धारण करते, सरल ज़िंदगी जीते थे। लोगों को भी सीधे सरल रहने का, प्रेम पूर्वक रहने का बहुत सलाह वगैरह भी देते थे। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं फिर यहाँ पर भारत में सूफीवाद का स्वरूप क्या रहा है। तो सूफियों में उस्ताद, औलिया, पीर की देख रेख के अलग अलग लोग हुआ करते थे, और फिर कभी नाच कर, कभी गीत गा कर, कभी जो है मनन चिंतन करके ये पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर बिताते थे, और इनका काफ़ी सिलसिला भी चलता था। लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करते थे। हर सूफी सिलसिले का काम करने का, विचार करने का सिलसिला अलग अलग था, तो लोगों का अपना हर तरीका अलग होता है। उसी तरीके से ये पूरे भारत में फैले हुए थे, और हर जगह और सब जगह अलग अलग रीति से कार्य करते हैं। लेकिन ये है कि सबका मोटिव था कि लोगों को प्रेम पूर्वक रहना सिखाना। फिर इन्हें ये जो है इस तरह के सिलसिले का प्रमुख था एक चिश्ती सिलसिला, इनका जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। औलिया एक लंबी कतार रहती थी जो आज भी चली आ रही है, लोग फॉलो करते हैं। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली की कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब में बाबा फरीद, दिल्ली के हज़रत निमाज़ुद्दीन औलिया, शेख नूरुद्दीन, बहरुद्दीन जाकिया, मीर खुसरो, ये सब मतलब इनकी रचनाएं हैं जो कोर्स आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। इनके बारे में काफ़ी जानकारियाँ देते हैं। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन की क्या है। भारतीय धर्म, साम्राज्य, संस्कृति प्राचीन कला से अत्यधिक सुदृढ़ और समृद्ध और गौरवपूर्ण रही, हमेशा से रही है शुरुआत से, जिसकी वजह से काफ़ी फेमस भी हुआ है। अनेक विदेशी आक्रमणकारी ने भारत के आक्रमण करके उनके सारे विदेशी आक्रमण हुए, विदेशियों का शासन रहा है। संस्कृति और धर्म को भी बहुत तरीके से तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो अछूत रहे और कामयाब नहीं हो पाए। इस कारण से उत्पन्न व्यवस्था के कारण जब भी भारतीय धर्म और समाज में रूढ़िवादिता, आडंबर और सामाजिक बुराइयां प्रवेश करती हैं, तो धर्म सुधारक भी वहां पर आते हैं। फिर उन बुराइयों को दूर करने का कार्य भक्ति आंदोलन में जो समुदाय वगैरह बने थे वो सब करते थे। इनके बारे में है ईश्वर का सानिध्य प्राप्ति। इनका मतलब उद्देश्य क्या था कि ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। जो कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ गिरजाघर जाते हैं, तो धार्मिक स्थल पर जाकर पूरा पूजा पाठ करना, आराधना करना, याचना करना, उनकी भक्ति में लीन रहना। हम कह सकते हैं कि ये वही लोग थे जो भक्ति कर रहे थे। इस तरह भगवान की भक्ति करना, भगवान को याद करने का इनका एक तरीका था। तो ये भगवान की आस्था में लीन रहते थे और समाज सुधारक का कार्य वगैरह किया करते थे। इनकी विशेषताएं क्या है? इस युग में भक्ति आंदोलन में संतों की बड़ी विशेषता रही है, और ये समाज में फैली असमानताओं को, प्रथाओं पर सवाल उठाते थे, लोगों को समझाने का प्रयास करते थे, अपने प्रभु से प्रेम करना, लोगों के साथ मिलकर बैठना, ये सब कुछ समझाते थे कि साथ रहो, साथ में चलो। ये अपने अनुयायी को सीख देते थे कि हमें परमात्मा द्वारा बताए गए मार्ग का ही अनुसरण करना है। जो लोग इनके साथ में जुड़ जाते थे उनको बोलते थे कि हमें जो है कुछ गाय मतलब नियम है, उन्हीं को लेकर चलना है, लोगों को बढ़ावा देना है, काफ़ी बातें। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ईश्वर में एकता में बल है, ईश्वर की शक्ति बड़ी है, आत्मसमर्पण में बल देना, ये सब बातें। आइए बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की। एक प्रश्न शायद बन गया है कि एक बार देखा गया है, देख लेते हैं। बहमनी समाज की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्कन में अमीरान शाह सदा के विरोध में परिणाम स्वरूप 1347 में हुई थी। ये आज भी मुझे याद है, ये इसको मैंने याद किया था क्योंकि इन लोग के नाम लेना थोड़ा टफ पड़ जाता है, फिर मैंने याद किए थे। कुछ कुछ चीज़ें हम भी याद करते हैं, सब नहीं ऐसे याद रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, दक्कन के सरदारों ने दौलताबाद के किले पर अधिकार करके इस्लामी और अफगान में नरीशुद्दीन शाह ने दक्कन को राज का वहाँ पर घोषित कर दिया था राजा। फिर दक्कन के नरीशुद्दीन शाह ने काफ़ी टाइम तक कार्य किया, प्रजा के लिए बहुत बड़ा कार्य किया, देख रेख की, शासन को बढ़ाना, सत्ता को चलाना, अपने राज्य का और आगे बढ़ाना किया था। इस्लाम बूढ़ा जब हो गया तो अरम तलाब होने के कारण इस पद के योग्य सिद्ध हो गए, मतलब नरीशुद्दीन पूरे अच्छे शासक कहलाए। फिर और ज़्यादा टाइम तक ये रहे, और शीघ्र ही उसे अधिक योग्य नेता हसन गुंग, जिसकी उपाधि जफर खां थी, ये पक्ष में गद्दी छोड़नी पड़ी। फिर बाद में एक योग्य और नेता बने हसन गुंग, जिन्होंने फिर बाद में नरीशुद्दीन की गद्दी को छुड़वा दिया, क्योंकि उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। हर प्रजा वही चाहती है, वही राजा हो जो ज़्यादा शक्तिशाली हो और दुश्मनों से लड़कर हमारी रक्षा करे, हमें सही रास्ता है। जफर खान ने सरदारों ने 3 अगस्त 1347 को अलाउद्दीन बहमान शाह के नाम से इनको घोषित किया था। अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्गा की अपनी राजधानी बनाया। ये गुलबर्गा जो नाम है ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। फिर यहाँ पर असानाबाद कर दिया, लास्ट में नाम बदल कर चेंज कर दिया। अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा, गुलबर्गा, दौलताबाद, बाबर, बीदर अलग अलग बांट दिया। 4 फरवरी 1398 में इसकी मृत्यु हो गई, और फिर उपरांत सिंह आहूण होने के बाद फिरोज शाह ने फिर नए शासक के तौर पर वहाँ पर नया राजा बनाया गया, और फिर वो कार्यभार को संभाले और आगे लेकर चले। अब आइए बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य का इतिहास क्या रहा है। लगभग 1350 से 1565 तक रहा है। इसका विजयनगर का मतलब होता है, अर्थ है जीत का शहर। इस नगर में मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य इनको माना जाता है। ठीक है, प्रथम हिंदू साम्राज्य है ये। फिर 14वीं शताब्दी के उत्तरांत में उत्पन्न विजयनगर साम्राज्य में मध्य युग और आधुनिक औपनिवेशिक काल के बीच में संक्रांति काल
भी इनको कहा जाता है। आगे चलिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 5 भाइयों ने मिलकर के परिवार में सदस्य हरिहर बुक्का ने की थी। ये प्रश्न बनता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 के संगम वंश के हरिहर बुक्का ने की थी, जो गुरु विद्यारण के कहने पर उन्होंने अपनी राजधानी को फिर आगे स्थापित कर दिया था। इनके राजवंश में शासनकाल संगम वंश, शालू वंश है, तुलु वंश है और अरिविड वंश है। तो ठीक है, नाम याद रखिए, क्या पता शायद एक दो लिखने को बोल दे कि लिखिए, तो लिखना पड़ेगा। इनका कारण क्या रहा है? सब सारे जो साम्राज्य खत्म हुए, अयोग्य शासक, कोई कृष्णदेव के बाद कोई चलाने वाला राजा ही नहीं रहा। कृष्णदेव जब तक चलाए तभी तक चलाए, कोई फिर अच्छा आया ही नहीं। युद्ध नीति में भी अच्छी नहीं थी। कृष्णदेव का कोई सैनिक संगठन ही नहीं था, कोई रीति नहीं थी, लोग कब्जा करते गए और बाहर से भी काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह बढ़ी। विजयनगर का वैभव इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग वहाँ पर लूटने के नीयत से हमेशा आया करते थे, लूटपाट बहुत होती थी। वंश परिवर्तन है, साम्राज्य जल्दी जल्दी वंश परिवर्तन होने के कारण प्रशासन नीति और कार्यों को भी परिवर्तन हो गए, क्योंकि राजा बदलते गए, चलाने वाले कोई नहीं रह गए। जो आया वो अपना दिमाग लगाया, वो अपना किया, तो ऐसे बहुत कुछ अच्छा भी रहा, बहुत कुछ बेकार भी रहा, जिसकी वजह से बहुत खराब फिर शासन किया। जितना अच्छा शुरुआत में था उतना सब बेकार हो गया। पड़ोसी राज्य से शत्रुता हो गई, बड़ों के बगल वाले से लड़ाई हो गई, वो भी कब्जा करने के, जो आते थे उनको भड़का देते थे, बहुत कुछ करते थे। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स, हिस्ट्री का सेक्शन मैंने यहाँ पर ओवर कर दिया, क्योंकि ये सोशल साइंस है। सोशल साइंस का सिलेबस पता नहीं क्यों हमेशा पड़ा रहता है, इतना इन्हें इसमें टॉपिक रहता है। तो आज मैं यहाँ पर ये महामैराथन जो आपकी है सिर्फ हिस्ट्री की दूंगी। बाकी फिर आपको होगा तो ज्योग्राफी और एसएसटी का सेक्शन छोटा छोटा है, तो हो सकता है कि उनको मैं 2 अलग अलग क्लासेस में दे दूं। अगर एक में ही हो गया तो एक में दे दूंगी, नहीं तो 2 अलग अलग कर दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स है इतना बड़ा और कॉन्टीन्यूस 1 घंटे 30 मिनट हो गए हैं। अब मेरे भी अंदर हिम्मत नहीं बची एक्सप्लेन करने की। सब कुछ धीरे से बताया, बहुत फास्ट भागती तो आप कर भी ना पाते। सोचिए कितना कुछ छोड़ के भी बताया, क्योंकि वो प्रश्न नहीं आते हैं, तब 1.5 घंटे लगे हैं लगभग। तो पूरा करेंगे तो ये महामैराथन काफ़ी लंबी बन जाने वाली, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, कितना काट दूँ आखिर। तो इसीलिए यहाँ तक आज हम हिस्ट्री का ही करेंगे, कल आपको हम ज्योग्राफी का, फिर परसों आपको हम एसएसटी का दे देंगे, तो आपका सारा फैक्टर क्लियर हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं बचेगी। और जो एक्स्ट्रा क्लासेस आपको 1-2 दिन में मिल रही है वो आपको मिल ही रही साथ ही साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इतना ही फ्रेंड्स, हिम्मत अब नहीं बची है बहुत एक्सप्लेन करने की। लगातार मैंने इसको रिकॉर्ड किया, कंटिन्यू आपको दिया है, तो ये आपकी लगभग क्लास हो गई है। कुछ और जो भी चीज़ें हैं उसको हम आगे बताएंगे। हिस्ट्री का जितना लगभग सेक्शन था वो मैंने पूरा दिखा दिया कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। बाकी हम आपको फिर करवा देंगे, वैसे भी क्वेश्चन के तौर पर बहुत कुछ आपको बता ही दिया है। रिवीजन आपका काफ़ी ओवरऑल मैंने करवा दिया है, क्योंकि बहुत कुछ बचा अब नहीं जाता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर क्लास करते हैं ओवर। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास कैसी लगी आपको, एक छोटा सा फीडबैक भी मुझे दीजिएगा, तो उससे रहेगा कि हाँ समझ में आया, जितना प्रयास किया वो सराहनीय था, कि काम बन गया, आपको समझ में आया। ओके फ्रेंड्स, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर चल रहे हैं सारा PDF अब आपको मिलेगा, जो पेपर 22 वाला है, ये सब डालने वाली हूँ, आज डलवाऊँगी अरुण सर से, तो आप लोग वहाँ पर ले लीजिएगा, कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर।